में देखिए, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट किस तरीके से ट्रांसफर होती है। तो हमारे पास तीन तरह के मोड है। पहला मोड है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे, तीसरे मॉलिक्यूल से चौथे, ऐसे हीट चलते चलते क्या होती है, अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। कंडक्शन कहते हैं इसको। देखिए एक बार जरा से, बोल बात। मान लीजिए आपने इस पॉइंट को हीट दी, आपने इस पॉइंट को हीट दी, ये हीट इस मॉलिक्यूल से इसमें, इस मॉलिक्यूल से इसमें, फिर इस मॉलिक्यूल से इसमें, फिर इस मॉलिक्यूल से इसमें, इस तरीके से जो हीट का ट्रांसफर होता है उसे कहता है कंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? फिर आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि जिस मॉलिक्यूल को हीट मिलती है वो मॉलिक्यूल सीधा जाता है टारगेट पे हीट को छोड़ के चला आता है। जिसको हीट मिलती है वही मॉलिक्यूल चलकर जाता है और टारगेट पे हीट को छोड़कर चला आता है। और एक होता है रेडिएशन। रेडिएशन में किसी प्रकार के मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहां से हीट निकलती है और वो हीट अपने आप जाकर के टारगेट पे पहुंच जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेडिएशन। तो हमारे पास तीन तरह के मोड है हीट ट्रांसफर के। देखिए इसके अंदर, यहां पर मैंने एक कप बना रखा है और कप में तीनों चीजें एक साथ हो रही है। देखो, नीचे का पानी गर्म होकर के ऊपर आ जाता है, इसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? यानी जो मॉलिक्यूल है नीचे के गर्म हो गए, वो कहाँ गए? खुद हीट लेकर के ऊपर आ गया। अच्छा, उसके बाद ये जो हीट है वो ट्रांसफर होते होते हैंडल के थ्रू यहां पे आ जाती है, इसे क्या कहते हैं? कंडक्शन। ठीक है। और ये जो लाइट जल रही है, जो आपकी आग जल रही है, उसकी हीट आप तक अपने आप पहुंच जाती है, इसे कहते हैं भैया रेडिएशन। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल कंडक्शन। ठीक है भैया, थर्मल कंडक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा बार आ रखा है। ठीक है। देखियो, इसमें क्या होता है? इट इज द प्रोसेस इन विच द हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट एट लोअर टेम्परेचर टू हाइयर टेम्परेचर थ्रू द मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल को के बीच में। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने, भाई प्लीज यार बोलो मत यार प्लीज। ठीक है। आपने यहाँ पे हीट दी, जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को हीट मिली, ये मॉलिक्यूल क्या हुआ? वाइब्रेट करने लगा। वाइब्रेट करता हुआ ये आगे वाले मॉलिक्यूल से टकरा गया। टकराते के साथ ही इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, ये वाइब्रेट करने लगा। ऐसे इसी प्रकार से एनर्जी क्या हुई? धीरे 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 क्या होगी? आगे बढ़ते बढ़ते टारगेट पे पहुंच गई। इस मोड को हम क्या कहते हैं भैया? कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। मैकेनिकल मैकेनिज्म ऑफ थर्मल कंडक्शन, तो जो मैंने आपको बताया वही यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, when one end of the conductor is heated, जब एक एंड को हीट किया जाता है तो वहां के मॉलिक्यूल जो गर्म एंड के होते हैं वाइब्रेट करते हैं काफी ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ। इसलिए वो क्या करते हैं भैया? उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और ये मॉलिक्यूल पड़ोस वाले मॉलिक्यूल से क्या करते हैं? टकरा जाते हैं। ठीक है भैया। और टकराने से अपनी एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल से जिससे टकराए उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर वो मॉलिक्यूल क्या होता है? वो वाइब्रेट करने लगता है जिसके पास एनर्जी आती है। लगातार ये प्रोसेस क्या होता है? आगे बढ़ता रहता है और आपकी एनर्जी क्या होती है भैया? आगे की तरफ ट्रांसफर होती रहती है। इस मोड को हम क्या कहते हैं भैया? कंडक्शन मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन मोड कहते हैं। थर्मल कंडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं इससे। ठीक है। तो देखिए भैया, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, मैंने क्यूबॉइडल शेप का एक कंडक्टर बना रखा है। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर क्या है? T1 है और इस वाले फेस का टेम्परेचर क्या है? T2 है। मैंने शेड कर रखा है। शेड का मतलब है कि हीट इस वाले फेस से ट्रांसफर होकर के इसी वाले फेस पे जा रही है और दूसरी जगह पर हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा। अच्छा, जो जिसको मैं हीट दे रहा हूं जिस वाले फेस को, इसका एरिया क्या है? इसका टेम्परेचर क्या है? T1। और आपको बता दूं T1 जो है वो T2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी हीट का ट्रांसफर क्या होगा? T1 से कहां पे होगा? T2 की तरफ होगा। समझ गया? अब देखिए, और दोनों फेस के बीच, जिनके बीच में आपका ये हीट ट्रांसफर हो जाए, जिन जिन दो फेस के बीच में हो रहा है, उनके बीच की दूरी कितनी है? एक्स है। तो कह रहा है ये जो हीट क्यू है वो किसके डायरेक्टली है? जो ट्रांसफर हो रही है हीट इस वाले फेस से इस वाले फेस के बीच में, वो किसके डायरेक्टली है? टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखिए भैया, अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है तो हीट का ट्रांसफर भी क्या होता है? तेज होता है। और अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है तो हीट का ट्रांसफर क्या होता है?
कम होता है। एग्जाम्पल बता दे रहा हूं आपको मैं, गर्मी के दिनों में चाय और एटमोस्फेयर के टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, इसलिए चाय स्लो ठंडी होती है। लेकिन ठंड के टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। बाहर का टेम्परेचर कम होता है, चाय का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए चाय क्या होती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। ठीक है। आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता होगा, तो फ्रिज में अगर आप गर्म पानी रखते हो, फ्रीजर में, और फिर ठंडा पानी रखते हो, तो गर्म पानी ठंडे पानी के मुकाबले तेजी से बर्फ बनेगा। समझ गए? देख लेना, चेक कर लेना, आपको दिखेगा कि गर्म पानी जो होता है वो जल्दी से बर्फ जम जाता है एज कंपेयर टू ठंडा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, गर्म पानी के इसमें ज्यादा हो जाता है, तो हीट का लॉस भी क्या होगा, तेज हो। और वो चीज क्या होगी, हीट लॉस करके क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी, है ना। तो जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है इस वाले फेज से इस वाले फेज में, किसका डायरेक्टली है, टेम्परेचर। दूसरा, अगर आपका एरिया कम है, जहां पे आप हाथ सेकते हो, तो हाथ फैला करके सेकते हो या हाथ को सिकोड़ करके सेकते हो, फैला करके, क्योंकि फैलाने पे एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, और एरिया ज्यादा होता है तब ये क्या होता है, हीट ज्यादा कैप्चर होती है, और ज्यादा हीट कैप्चर होगी तो यहां से यहाँ पे हीट भी क्या होगी, ज्यादा जाएगी, यानी हीट का ट्रांसफर एरिया के भी क्या होता है, डायरेक्टली होता है। दूसरा, दोनों फेस के बीच में दूरी। अब जब आप आग सेकने जाते हो, तो आग हाथ पास में करके सेकते हो या दूर करके सेकते हो, पास में, क्योंकि अगर दूरी ज्यादा होगी तो हीट का ट्रांसफर क्या होगा, कम होगा। तो एक्स के क्या इनवर्सली है। दूसरा, टाइम। आपको पता है जितना ज्यादा टाइम तक आप आग सेकोगे, उतनी ज्यादा आपके अंदर क्या आएगी, हीट आएगी, यानी जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो टाइम के भी क्या होता है, डायरेक्टली होता है। तो ये चार फैक्टर है, इन चार फैक्टर पे ट्रांसफर ऑफ हीट डिपेंड करती है। इन सारे फैक्टर्स को अगर आप कंबाइन करते हो, तो भैया आपका कुछ ये आता है। काफी इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक बार ये अपनी कॉपी निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो जो एरिया के डायरेक्टली थी, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली थी, टाइम के डायरेक्टली थी, लेकिन डिस्टेंस के क्या थी, इनवर्सली थी। ये हो गया आपका हीट। अच्छा, यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, वो मटेरियल ज्यादा हीट का ट्रांसफर करेगा। जिस मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कम होगी, वो मटेरियल कम हीट का ट्रांसफर करेगा। ठीक है। के ज्यादा तो हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, के कम तो हीट कम ट्रांसफर होगी, ठीक है। और यहां पर देखिए माइनस का साइन भी लगा रखा है। अच्छा देखो, इस टाइम को भाई प्लीज देखो, इस टाइम को जब हम नीचे ला देते हैं इसके, तो क्यू अपॉन में टी, इसे कहते हैं रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या कहते हैं इसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है भैया। तो भैया ये हो जाता है आपका क्यू अपॉन में टी, रेट ऑफ, और यहां पर माइनस का साइन आता है, माइनस ये बताता है कि भैया रेट गेट स्लो। आपको भाई प्लीज, ट्रांसफर ऑफ हीट धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होता है, क्योंकि आपको पता भी है जैसे जैसे बॉडी हीट को लॉस करेगी, वैसे वैसे टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होता रहेगा। और जैसे ये टेम्परेचर डिफरेंस कम होता रहेगा, तो रेट क्या होगा, रेट भी स्लो होता रहेगा। अब आप पहले तेजी से हीट देगी, बाद में क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कम होते के साथ ही हीट का जो देना है वो क्या होगा, स्लो हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक बात और बोल रखी है कि अगर तो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, तो रेट क्या होगा, वहां पर बॉडी एक दूसरे को हीट नहीं देंगे, जिन दो बॉडी का टेम्परेचर क्या सेम है। अब देखिए यहां पर कुछ मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी रखी है, सिल्वर की नहीं होती है, कॉपर की नहीं होती है। आप देख रहे हो सिल्वर की सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सिल्वर सबसे ज्यादा हीट को कंडक्ट करता है। समझ गया। नॉन मेटल की देखोगे तो काफी कम है, इसका मतलब नॉन मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। मैं बात करूं आइस की, तो आइस की थर्मल कंडक्टिविटी की थोड़ी ज्यादा होती है, वाटर की और कम होती है। ठीक है भैया। भाई प्लीज देखिए, अगर मैं इनर्ट गैस की बात करूं, तो भैया उनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है। अब ये देखिए, यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे आते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इन डेली लाइफ। पहले क्या है भैया, विंटर में जब भी आप दरवाजे का मेटालिक हैंडल छूते हो तो बड़ा ठंडा लगता है, क्यों, क्योंकि भैया विंटर के टाइम में उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम। आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा। डिफरेंस क्या हो गया, ज्यादा। और जब डिफरेंस ज्यादा होगा, तो आपकी बॉडी से बहुत तेजी से हीट क्या होगी, हैंडल की तरफ फ्लो करके जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा ठंडा लगेगा। दूसरा, कुकिंग यूटेंसिल आर प्रोवाइडेड विद अ वुडन हैंडल। जितने भी आपके बर्तन वर्तन होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है, पीवीसी हैंडल प्रोवाइड किया जाता है या वुडन हैंडल प्रोवाइड, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है। कह रहा है जो नए ऊनी कपड़े होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से हमें प्रोटेक्ट कर पाते हैं ठंड से, एज कंपेयर टू पुराने। क्यों, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं, उनमें एयर पोर्स क्या होते हैं, एयर पॉकेट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोटा होता है ना वो,
मोटा होने की वजह से उसके अंदर एयर पॉकेट्स क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। एयर पॉकेट्स होने की वजह से वो क्या होता है, इंसुलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है? तो आपकी बॉडी के अंदर की हीट बाहर जा नहीं पाती है और आपको क्या होती है, गर्मी की ठंड लगती, ठंड की बजाय गर्मी लगती है। कह रहे हैं भैया जो चिड़िया विड़िया होती है ठंड के टाइम में अपने पंखों को क्या करती है, फुला लेती है। क्यों भैया? फुलाने का बड़ा एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि फुलाएंगे तो बीच में क्या आएगी, एयर। और एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है किसकी, हीट की। समझ गए? तो उनकी बॉडी से बाहर हीट नहीं निकल पाएगी। अगला कह रहा है भैया, रेफ्रिजरेटर देखा हो कबाड़ी वाले की दुकान पर, तो जब वो टूट करके रखा होता है तो बीच में थर्माकोल लगा होता है। क्यों लगा होता है भैया? क्योंकि थर्माकोल क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो अंदर की हीट, अंदर की ठंडी को वो मेंटेन रखता, बाहर नहीं आने देता, या बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देता। ठीक है भैया? तो इन चीज को ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में आ ही जाए। ठीक है? कह रहा है, ये तो अभी आसान है, इसके ज्यादा आने की संभावना कम है। ठीक है? कह रहा है द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू द ग्लास विंडो आपको निकालना है। कह रहा है एरिया कितना है, ये दे रखा है, बोलो हाँ। और थिकनेस कितनी है भैया, एक्स कितना दे रखा है, 0.4। प्लीज बोली मत। टेम्परेचर इनसाइड द विंडो कितना है, 37। और बाहर कितना है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 42। अतः बाहर, अंदर 37 है, बाहर 40 है ना, तो डिफरेंस निकालोगे। थर्मल कंडक्टिविटी कितनी रखी है, तो भैया आपको रेट निकालना है, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा डी। क्या होता है, ए T2 माइनस T1 अपॉन में एक्स। सब कुछ दे रखा है, एरिया दे रखा है, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू दे रखी है। कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सीबीएसई में जो मेन है वो करा दे। ये वाला देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है? कह रहा है भैया कि यहां का टेम्परेचर निकालिए, जहां पर स्टील और कॉपर जुड़े हुए हैं, उस जंक्शन का टेम्परेचर निकालिए। मैंने क्या एज्यूम कर लिया, टी है। कह रहा है कि स्टील के एक एंड का टेम्परेचर क्या है, 300, और आई कॉपर के एक एंड का टेम्परेचर क्या है। आपको बता दूं कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हीट का फ्लो कहां से कहां पे होगा, यानी फर्नेस से आइस बॉक्स की तरफ, फर्नेस से। अब कह रहा है कि भैया जो ये स्टील है ना, स्टील, ये स्टील है, कह रहा है स्टील का एरिया 2A है, कॉपर का एरिया क्या है, ए है। क्या है, अगर कॉपर का एरिया ए है तो स्टील का जो एरिया है ना, ये वाला पार्ट, वो क्या है, 2A। आपको इस रीजन का टेम्परेचर निकालना है। तो एक बार बताओ, 300 ज्यादा होगा या टी ज्यादा होगा, 300 ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा, 300 ज्यादा होगा, क्योंकि हीट का फ्लो, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो करती है ना, उस डायरेक्शन का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, कम होता है। तो 300 से टी की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब 300 ज्यादा होगा, टी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, टी ज्यादा होगा या जीरो ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा, क्योंकि टी से जीरो की तरफ हीट फ्लो कर रही है। बस यही ध्यान रखना भाई प्लीज। ओए, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बाय स्टील इज इक्वल्स टू रेट ऑफ, ये लॉस है, स्टील रेट लॉस करेगी, हीट लॉस करेगी, और ये कौन गेन करेगा, कॉपर। ठीक है? ये दोनों ही बराबर होंगे, जितने रेट से स्टील हीट लॉस करेगी उतनी रेट से कॉपर हीट गेन करेगा। अच्छा, ये कितना होगा, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था अभी आपको मैंने। एरिया क्या है, 2A, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, 300 माइनस टी, तो क्या होगा, 300 माइनस टी। क्या होता है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील दे रखा है। ठीक है? नीचे इसकी दूरी कितनी है, तो यहां पे लिखा होगा, इस यहां से यहां तक स्टील की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये आ गया। अच्छा, अब आते हैं कॉपर पे। कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। एरिया क्या है, ए, टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का टी है, यहाँ का जीरो, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा, टी आएगा। और दूरी कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर है। कॉपर की चौड़ाई कितनी है, 10। तो भैया रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इक्वल्स टू में रेट ऑफ लॉस ऑफ गेन, गेन ऑफ हीट, दोनों बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी, वही आंसर है। देखो, कन्वेक्शन। ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसफर ऑफ हीट का, भाई प्लीज देखिए। अब पढ़ लो, आ जाए, आगे जाओ, आगे आ जाए, निखिल सही में। ठीक है? कन्वेक्शन, देखिए, कन्वेक्शन भी एक मोड है जिसमें आपकी हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से। मॉलिक्यूल सीधा चल के आता है और हीट क्या करता है,
आगे ट्रांसफर करके आता है। इसे क्या कहते हैं हम? कन्वेक्शन। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। ठीक है भैया। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कन्वेक्शन है, ठीक है। एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है भैया। नेचुरल कन्वेक्शन होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। जैसे आपको पता है पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म होकर के कहाँ आता है? ऊपर। क्यों? क्योंकि गर्म पानी जो होता है वो हल्का हो जाता है, और ठंडा पानी क्या होता है? भारी होता है। तो गर्म पानी कहाँ, हल्की चीज कहाँ होती है? ऊपर की तरफ जाती है, तो हीट भी क्या होती है? उसकी तरफ आ जाती है। इसे कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। लिखा हुआ है, if the material moves due to the difference in the density process, heat transfer is called natural convection। जैसे आपका ठंडा पानी, गर्म पानी जो होता है वो ऊपर आता है, ठंडे पानी नीचे ले आता है, ठीक है। फोर्स कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन वो कन्वेक्शन होता है जिसमें हम जबरदस्ती हीट का ट्रांसफर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, if the heat material is forced to the move by external agency like pump, blower, etc. is called फोर्स कन्वेक्शन। जैसे आपको पता है भैया कि जो आपकी ये फ्रिज होती है, या आपका जो एयर कंडीशनर होता है, एसी वगैरह, ये क्या होता है? फोर्स कन्वेक्शन के थ्रू काम करते हैं। ये क्या करते हैं? जबरदस्ती इस कमरे से हीट को लेते हैं और उसको बाहर छोड़ करके आते हैं। यहां पर हीट का ट्रांसफर हुआ ना, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी ने किया है, मोटर चली तब हुआ ये काम। तो ये क्या है? फोर्स कन्वेक्शन। क्या है? ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया, कि क्या क्या एग्जाम्पल है, ये देख पढ़ लेना, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, समझा कुछ है नहीं। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है भैया, ये भी काफी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या था भैया, कि अगर कोई बॉडी हीट का लॉस कर रही है, कोई बॉडी हीट का लॉस कर रही है, ठीक है, तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, कि टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना है। ठीक है, देखिए, न्यूटन कूलिंग लॉ कहता है भैया, मान लीजिए ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर क्या है? टी, बाहर का टेम्परेचर क्या है? टी नॉट है। क्या है? टी नॉट है। और ये हीट लॉस कर रही है, कितना हीट लॉस किया? डी क्यू, कितने टाइम में? डी टी। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या होगा? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। किसका ज्यादा होगा? सिस्टम का या सराउंडिंग का? सिस्टम का। तो टी माइनस टी नॉट। तो यही क्या है? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टम एंड टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ गया? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसको अगर आपको याद है, ठीक है, तो जब ये इतना हीट का इसने लॉस किया, तो जाहिर सी बात है हीट लॉस करने पे इसका टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होने पे कौन सी हीट आती है? स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट आती है? वो कैसे निकलेगा? एस एम डी टी। एस एम डी टी, तो डी क्यू की यहाँ पे हमने क्या दिया? एस एम डी टी अपॉन में स्मॉल डी टी इज इक्वल्स टू में, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि रेट धीरे धीरे क्या होता है? स्लो हो जाता है। और टी माइनस टी नॉट। अब ये एस एम को इधर ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? डी टी अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में क्या होगा? माइनस के अपॉन में एस एम टी माइनस टी नॉट। ये पूरी टर्म क्या है? कांस्टेंट है। तो डी टी अपॉन में डी टी इज डायरेक्टली टू टी माइनस टी नॉट। कहने का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन कूलिंग लॉ की एक्चुअल फॉर्म है। अब यहां से क्वेश्चन करते हैं। तो भैया ये तो हो गया आपका कांस्टेंट। क्या हो गया? dt क्या है? T2 माइनस T1, मतलब हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ये क्या है? टाइम। याद है आपको क्वेश्चन कराया था मैंने इसके ऊपर? ये T क्या है? एवरेज टेम्परेचर। क्या है? ये कैसे निकलेगा? T1 प्लस हाइयर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर अपॉन में 2। और टी नॉट क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या है? तो ये न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको सीधा करा था, सीधा सीधा न्यूमेरिकल है, आप आसानी से कर सकते हो। नीचे सोल्यूशन दे रखा है मैंने इसका, ठीक है। ये न्यूटन कूलिंग लॉ हो गया, ठीक है। ये देखो, जैसे यहां पे क्या करे, 7 मिनट में टेम्परेचर यहां से यहां पे हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि बताओ कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 10 है। तो कह रहा है कि भैया क्या कह रहा है, क्या पूछो क्वेश्चन में, क्या पूछा? अच्छा, कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या है, आपको 10 दे रखा है। अच्छा, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 7 मिनट। कह रहा है अगले 7 मिनट में नया टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। केस फर्स्ट में देखो, केस फर्स्ट में T1 कितना है बेटा? 60। T2 कितना है? कितना है?
40, है ना। टाइम कितना लगा? 7 मिनट लगा। कितना लगा? तो बेटा ये पहले तो देखो टी नोट कितना देखा है, 10। सब कुछ देखा है। फॉर्मूला क्या है? डी टी इक्वल्स टू में डी टी इक्वल्स टू में कांस्टेंट, है ना। माइनस लगाओ मत लगाओ, मैं लगा ही दो, टी माइनस। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मिनट में रहने दे या फिर सेकंड में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब डी टी क्या होगा? टी माइनस टी टू माइनस टी नोट, यानी 60 - 40 क्या होगा? 20। टाइम कितना है? 7 यानी 420 सेकेंड। कांस्टेंट ये रहा। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? 50। और टी नोट क्या है भी आपका? 10। ये पहली क्वेश्चन होगी कि सेकंड में कह रहा अगले 10 सेकंड बाद कितना होगा? अगले 10 सेकंड बाद कितना होगा? तो भैया 7 सेकंड बाद कितना होगा? तो टी वन क्या होगा इस बारी? 40। अगले 10 सेकंड और 7 सेकंड 7 मिनट बाद आपको निकालना है टेम्परेचर। टाइम कितना है भैया? 7 मिनट। एटमोस्फेयर का टेम्परेचर कितना है? 10। अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से कर रखा है। दो क्वेश्चन है, दोनों आसान थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर आते हैं, ठीक है। कह रहे भैया कि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको शायद बताया था, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस, एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस, ये है आपकी इंसिडेंट एनर्जी। कितनी है? क्यू। इसका कुछ पार्ट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट कर दिया गया। कितना पार्ट किया गया? Q1। कुछ पार्ट इसने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। कितना पार्ट था वो? Q3 था। और कुछ पार्ट क्या हुआ? आर पार चला गया, नहीं ट्रांसमिट हो गया। कितना हो गया? Q3। तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी कितनी गिरी है? क्यू। उसका Q1 पार्ट क्या हुआ? रिफ्लेक्ट। Q2 पार्ट क्या हुआ? ट्रांसमिट। और Q3 पार्ट क्या हुआ? एब्जॉर्ब, है ना। तो अगर इस Q को उधर ले आओ तो क्या होगा? इधर 1 बचेगा। Q1 अपॉन में Q, Q2 अपॉन में Q, और Q3 अपॉन में Q। तो Q1 अपॉन में Q क्या हो गया भैया? इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेंस। इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्टेंस। और इसको कहते हैं ट्रांसमिटेंस। अगर कोई बहुत अच्छी मिरर है, बहुत बढ़िया मिरर है, तो उसका रिफ्लेक्टेंस ही होगा एक, बाकी एब्जॉर्प्टेंस और ट्रांसमिटेंस क्या होंगे? जीरो। कोई ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी केस में रिफ्लेक्टेंस और एब्जॉर्ब ट्रांसमिटेंस जीरो रहेगा, एब्जॉर्प्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 1। समझ गया? तो ये चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आसान चीज है, ठीक है। स्पेशल केस में बता दिया। एब्जॉर्प्टिव पावर, एमएससी पावर, ये सब कुछ नहीं है। देखो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? तो भैया इंसिडेंट एनर्जी, सॉरी, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी। क्या? एब्जॉर्ब एनर्जी अब मान लो 50 जूल, 100 जूल एनर्जी गिरी, और उसमें से केवल 50 जूल ही एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब हो पाई। तो उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगी? 50/100। यानी एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्टिव पावर। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि टाइम क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, 1 सेकंड। एरिया क्या होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी अपॉन में इंसिडेंट एनर्जी का जो रेशियो होता है उसे क्या कहते हैं भैया? एब्जॉर्प्टिव पावर। फिर क्या आता है भैया? एमिसिव पावर। क्या आता है? अब जो चीज एब्जॉर्ब करेगी वो लगातार एनर्जी को रेडिएट भी करेगी, बाहर निकालेगी। तो बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं? एमिसिव पावर। क्या कहते हैं? जो बॉडी जितनी ज्यादा एनर्जी को एमिट करेगी उसकी एमिसिव पावर क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। जो बॉडी जितनी कम एनर्जी को रेडिएट करेगी उसकी एमिसिव पावर क्या? उतनी ही कम होगी, ठीक है। एमिसिविटी, ये एमिसिविटी है। तो भैया एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, एमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? एमिसिविटी। क्या कहते हैं? तो एमिसिविटी को हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, नॉर्मल बॉडी, अपॉन में एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी गिरती है उतनी क्या करते हैं? वो निकाल देता है। तो इंसिडेंट एनर्जी और एमिसिव एनर्जी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो एमिसिव पावर क्या होती है? ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो एमिसिविटी, ये सब छोटी छोटी टर्म्स है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो एमिसिव पावर। ब्लैक बॉडी क्या होती है? ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो अपने ऊपर गिरने वाली सभी प्रकार की रेडिएशन को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसी रेडिएशन को, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं। ऐसी बॉडी का ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। एब्जॉर्प्टेंस क्या होता है? मैक्सिमम होता है, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ आउट ऑफ सिलेबस है, बस इतना ध्यान रखना कि किरचॉफ्स लॉ कहता है जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा
एमिट करेगा। गुड एब्जॉर्बर इज गुड एमिटर। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, फ्री का लॉ है, कम आता है लेकिन आ सकता है। ये कहता है भैया कि कोई भी बॉडी एनर्जी जो रेडिएट करती है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर ई इक्वल्स टू में क्या कर दिया, यहां पर दो कांस्टेंट लेंगे, एक तो आएगा स्टीफन कांस्टेंट और एक आएगा एमईसीवीटी। क्या आएगा, और ये टी की पावर 4। तो ये वो एनर्जी है, लिखवा रखा है मैंने, ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी यूनिट एरिया से एक सेकंड में, ये वो एनर्जी है जो 1 मीटर स्क्वायर से एक सेकंड में नॉर्मल बॉडी रेडिएट कर रही है। याद है नहीं याद है? अच्छा, इसको मैंने 1 कर दिया, तो ये वो एनर्जी होगी जो 1 मीटर स्क्वायर से एक सेकंड में ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रही है। याद है नहीं याद है, बताया था। ये सब लिखवा रखा है नीचे नीचे देखो। ठीक है, ये देखो हर चीज के बारे में लिखवा रखा मैंने। ए लग गया तो ए एरिया से एक सेकंड में, ए और टी लग गया तो ए एरिया से टी टाइम में, है ना। वो मैंने आपको कई बार रटवाया भी था इसमें। ठीक है, अब ये वाला नहीं आएगा, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहां पर जो सबसे मेन है ना वो है आपका, ये क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन फ्री फंड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है आपको टेम्परेचर निकालना है, किसमें, केल्विन में। अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी यानी उसकी एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1 होगा। और एनर्जी क्या होगी जो पर सेकंड है वो इतनी निकल रही है। देखिए एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। क्या होती है, तो वॉट लिख रखा है यहाँ पर, वॉट पर सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन आपको दे रखा है, तो इसका मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर से इतनी एनर्जी पर सेकंड निकल रही है। समझ गया। तो भैया हमें पता है ये क्या है, ये क्या, कौन सा फॉर्मूला है, एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी पर मीटर स्क्वायर, एरिया नहीं ना यहाँ पे, 1 मीटर स्क्वायर से एक सेकंड में जो एनर्जी रेडिएट कर रही है वही है, क्योंकि ना तो यहाँ पे एरिया ना ही टाइम है। तो एरिया और टाइम नहीं होगा तो क्या बोला गया, ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी के द्वारा, ब्लैक बॉडी नहीं है क्योंकि ब्लैक बॉडी होती तो इसकी वैल्यू भी क्या होती, 1 होती। तो वे बॉडी के द्वारा एक सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से जो एरिया एनर्जी निकाली जा रही है वो ये है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, ब्लैक बॉडी है तो इसकी वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी। क्या कर दी, तो फॉर्मूला ये हो गया अपना। एनर्जी कितनी रखी है जो निकल रही है, 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया आपका एनर्जी जो निकल रही है पर सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर से ब्लैक बॉडी के थ्रू। ठीक है, और आपको पता है स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, दे रखी होगी आपको। आपको टेम्परेचर निकालना तो आप जानते भी, ये रहा फॉर्मूला। तो आपका क्या होगा, टी की पावर 4 इक्वल्स में ए अपॉन में एप्सिलॉन, तो टी इक्वल्स में क्या होगा, ई अपॉन में एप्सिलॉन 1/4। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे सारी वैल्यूज को डालो, आंसर आ गया आपका 1000 केल्विन। क्या आ गया, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं आएगा। अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले ध्यान रखना कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी की एनर्जी बढ़ती है। एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी होती है ना, हाँ प्लैंक कांस्टेंट। तो एनर्जी डायरेक्टली उल्टा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। यानी जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिस बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो भैया फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली बाउंड होती है वेवलेंथ। ठीक है, अब चलिए, अब आता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता क्या है, कहता है यदि मैं किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते जाऊं, क्या करते हो, तो उसमें जो वेवलेंथ निकल रही है सबसे मैक्सिमम वाली, वो टेम्परेचर की क्या होगी, इनवर्सली होगी। क्या होगी, कह रहा है अगर मैं किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते जाऊं तो जो वेवलेंथ निकल रही है कौन सी, मैक्सिमम वाली, कौन सी, वो उस बॉडी के टेम्परेचर के क्या होगी, इनवर्सली होगी। क्योंकि टेम्परेचर जितना बढ़ेगा बॉडी की एनर्जी उतनी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ेगी, वेवलेंथ उतनी कम हो जाएगी, इसलिए इनवर्सली है। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं वेन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, और ये उन सारे लॉ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉ है। ठीक है, क्या कहता है, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर, हर जगह से इक्वल नहीं होती। तो हम देखेंगे भैया वो एनर्जी जिसकी वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है भैया, पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो वो जो वेवलेंथ होती है वो लगातार डिक्रीज होती है जब हम उसका टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो ये हो गया आपका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो बॉडी के टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली होती है। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन डालने के लिए हमने कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, इसे वेन्स कांस्टेंट किया, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन क्या होता है, तो इसका इलस्ट्रेशन होता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार जैसे आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोई चीज रखो गर्म करने के लिए, तो स्टार्टिंग में पहले वो रेड होता है, रेड से फिर थोड़ा येलोइश होगा, फिर व्हाइट होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, कैसे आता है, वायलेट। कैसे आता है, अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, रेड था, रेड की टेम्परेचर कम था स्टार्टिंग का, तो रेड की वेवलेंथ भी कम है, टेम्परेचर कम है, तो रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, सॉरी उल्टा बोला मैंने, रेड की वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, येलो हो गया, येलो की वेवलेंथ क्या होगी, कम। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, व्हाइट हो गया, व्हाइट की वेवलेंथ क्या होती है, और कम। थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ा, क्या हो गया, ब्लू, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, और कम हो जाती है। तो लगातार आप किसी भी चीज को गर्माओगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वेवलेंथ लगातार क्या होगी, जो कलर रेडिएट करेगी वो बात, उसकी वेवलेंथ लगातार क्या होगी, कम होगी। यही क्या आपका वेन्स कांस्टेंट और वेन्स लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप देख लेना, कर ही रहो, ठीक है। अभी मैं अगली, क्या है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुन लो मेरी बात, सुनो। अगले 6 बजे वाले बैच में भी आ जाना, क्योंकि केटीजी कराऊंगा रिवीजन, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।